हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है। 16 फरवरी 2014 में जो सीटेट का पेपर हुआ था और उसमें जो लेवल सेकंड में साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आए थे, तो आज अपन उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि उनका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो अपन देखते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। पहला है विकास आयु, इसमें देखो दूसरे में ये वाला, तीसरे में विकास और आयु का ये वाला, और चौथे में है ये सीधा रेखीय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो पहला ऑप्शन है इसका, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन नंबर 2, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा है विकास निरंतरीय होता है। और चौथा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। पहला है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। दूसरा है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और चौथा है भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधित नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रश्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तीसरा है परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। चौथा है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, यह अपने को देखना है। पहला है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम। और चौथा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो चौथा ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान।
तीसरा है सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और चौथा है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश 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 कक्षा में वास्तविक सांसर्गिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पहला ऑप्शन पारंपरिक, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा है अध्यापक केंद्रित और चौथा है सामाजिक रचनात्मक। तो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र पहला किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तीसरा ऑप्शन है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। चौथा है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आका गया। पहला आनुवंशिकता, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है अहम केंद्रित भाषा और चौथा है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक अंतःक्रिया। 10वां क्वेश्चन, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिना मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि वह सामान्य संभावित वक्र में म्यू बराबर 100 तथा साई बराबर 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। पहला है 98, दूसरा है 88, तीसरा है 78 और फोर्थ है 80। तो राइट आंसर होगा वो होगा पहला 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है न कि संपूर्ण को। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तीसरा है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं और चौथा है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य वाला देखना है। पहला ऑप्शन विद्यार्थी समूह में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होमोजीनियस होना चाहिए। तीसरा है छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। चौथा है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट अब इसका जो ऑप्शन देखते हैं, पहला रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत है। दूसरा है संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तीसरा है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का श्रेणीकरण और चौथा है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है।
तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखते हैं अपन, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है। वह पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या रही है। दूसरा है, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। और तीसरा ऑप्शन है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है। और चौथा है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। पहला है, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। दूसरा है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तीसरा है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। और चौथा है, वस्तुओं के श्रेणीगत हेतु एक नूतन पद्धतियों का निर्माण करना। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। दूसरा है, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तीसरा है, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। और चौथा है, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो राइट आंसर होगा वो होगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हक लाने की समस्या से निपटा जा सकता है। पहला है, अनुश्रुत वाक। दूसरा है, प्रवर्धित वाक। तीसरा है, परिणामकारी वाक। और चौथा है, लंबित वाक। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रवर्धित वाक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सीखने में अशक्त डिसेबल बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। पहला, संग्रंथित अधिगम। दूसरा है, हस्तक्षेपी अधिगम। तीसरा है, उपचारात्मक प्रत्युत्तर। और चौथा है, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, संग्रंथित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, पहला ऑप्शन देखते हैं, तब वह आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। चौथा है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। पहला है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार की परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। दूसरा है, उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तीसरा है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और चौथा है, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त
करने देना। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? पहला है विद्यालय में शाम पट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। दूसरा है अध्यापकों का समउपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। चौथा है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। और चौथा ऑप्शन है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमताएं हैं। पहला वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरा पठन अक्षमता के प्राय हैं। तीसरा सामान्य व उससे अधिक बुद्धिमत्तांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। और चौथा समवस्थक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। चलते हैं 23 की तरफ। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां पहला ऑप्शन परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। दूसरा कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है। तीसरा केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। और चौथा अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 24 की तरफ। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद है। पहला है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित। तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपन पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। और चौथा ऑप्शन है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? पहला देखते हैं अपन उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे वह विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। दूसरा है उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। और तीसरा है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। और चौथा है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? पहला भावनाओं के प्रति जागरूकता। दूसरा है भावनाओं को प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना। और चौथा है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो राइट आंसर होगा वो होगा भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका को उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? पहला समयांतराल, दूसरा भावनाओं की पराकाष्ठा, तीसरा अनुकूलन का स्तर और चौथा है विचारों का घनत्व। तो राइट आंसर होगा वो होगा अनुकूलन का स्तर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है समाज सांस्कृतिक, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है मानवीय। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों
के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तथा तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? पहला व्यवहारवादी, दूसरा है पारिस्थितिक, तीसरा है रचनावादी और चौथा है सामाजिक रचनावादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल। लास्ट क्वेश्चन है इसका 30वां। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? पहला ऑप्शन, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना झपटना। चौथा है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तीसरा है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े करने की अनुमति देना। और चौथा है बच्चे के स्थान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो सो फ्रेंड्स, अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।